क्लास 9th आपका चैप्टर इकोनॉमिक्स, पॉवर्टी एज चैलेंज यानी गरीबी एक चुनौती के रूप में। दिस चैप्टर डील्स विद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया, पॉवर्टी। यानी पॉवर्टी जो है हमारे देश में, जो हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं, मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस जो हैं उनमें से एक है जो इंडिपेंडेंट इंडिया को आज भी फेस करना पड़ रहा है। आफ्टर डिस्कसिंग दिस, यानी पॉवर्टी एक चैलेंज जो है उसे एक्सेप्ट करते हुए देखना है कि मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स थ्रू एग्जाम्पल्स, यानी कि कौन कौन सी ऐसी डायमेंशनल्स हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये भी डिस्कस करना है, और किन किन प्रॉब्लम्स के कारण गरीबी है ये भी डिस्कस करना है। तो द चैप्टर डिस्कसेस द वे पॉवर्टी इज सीन इन सोशल साइंसेस, यानी कि इस अध्याय को हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंटिस्ट की मदद से कि पॉवर्टी जो है वो क्या है, किन बिंदुओं के कारण तय होती है, और कैसे हम इससे अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलस्ट्रेटेड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन, यानी कि भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई और देशों में भी गरीबी जो है उसकी अवधारणा देखने को मिलती है, यानी गरीबी जो है वो देखने को मिलती है। एंड पॉवर्टी लाइन जो है उसको मेज़र करने के लिए कुछ जो मेजरमेंट्स हैं या कुछ क्राइटेरिया जो हैं उनको तय किया गया है। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आर ऑल्सो डिस्कस्ड, यानी यहाँ पर गरीबी के कारण और गरीबी को रिमूव करने के जो कारण हैं और गवर्नमेंट ने उसमें कौन से मेजर्स जो हैं उनको यहाँ इम्प्लीमेंट किया है, जिसके कारण कि हम उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस इस चैप्टर से करेंगे। द चैप्टर एंड्स विद ब्रॉडनिंग द ऑफिशियल कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी, यानी कि हम इस अध्याय के अंत में देखेंगे कि सरकार ने क्या प्रयास जो है वो ह्यूमन पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए किए। तो एक दो बहुत ही टिपिकल केसेस हैं यहाँ पर पॉवर्टी के, एक अर्बन केस है और एक रूरल केस है। 33-year old राम सरन वर्क्स एज ए डेली वेज लेबरर इन अ व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड। एक 33 वर्षीय रामसरन नाम के व्यक्ति थे जो डेली वेज लेबर, यानी कि डेली वेज लेबर मीन्स रोज कमाने खाने वाले एक लेबर थे, और ये गेहूं का आटा पीसने वाली एक मिल में काम किया करते थे रांची नाम के शहर में, झारखंड राज्य में। ही मैनेजेस टू अर्न अराउंड ₹1500। वो पूरे महीने काम करके लगभग 1500 रुपये कमाते थे। वैन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट, जब उनको काम मिलता था, विच इज़ नॉट ओफन, जरूरी नहीं कि हमेशा उनको काम मिले। द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6, यानी जो वो कमाते थे, जो वो अर्न करते थे, उससे उनके परिवार के 6 सदस्यों को पोषित कर पाने के लिए वो इनकम जो थी उनकी वो पर्याप्त नहीं थी। Family of 6 that includes his wife and 4 children aged between 12 years to 6 months, यानी उनके 6 सदस्यीय परिवार में उनके अलावा उनकी पत्नी थी, उनके 4 बच्चे थे। उन बच्चों की उम्र जो थी वो 12 वर्ष से लेकर और 6 मंथ्स, यानी सबसे छोटा जो बच्चा था वो 6 मंथ का था। He has to spend money home to his old parents who live in a village near रामगढ़, और जो वो अर्न करते थे उस पैसे में से कुछ पैसे उन्हें अपने वृद्ध माता पिता को भी भेजने होते थे जो नज़दीक ही गांव में, रामगढ़ नाम के गांव में रहते थे। हिज फादर ए लैंडलेस लेबर, उनके जो पिता थे वो एक लैंडलेस लेबर का मतलब भूमिहीन किसान थे या भूमिहीन श्रमिक थे। डिपेंड्स ऑन राम सरन एंड हिज ब्रदर हु लिव्स इन हजारीबाग, वो आर्थिक रूप से अपने बेटे रामसरन और उनके भाई पर डिपेंड करते थे जो कि हजारीबाग में रहते थे, यानी रामसरन के जो भाई थे वो हजारीबाग में रहते थे। फॉर सस्टेनेंस रामसरन लिव्स इन अ 1 room रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। रामसरन जो थे वो एक कमरे
किराए के मकान में रहते थे, जो कि एक क्राउडेड बस्ती यानी बहुत भीड़ भाड़ वाली एक बस्ती में था, इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी यानी शहर के बिल्कुल बाहरी हिस्से में। इट्स ए टेम्परेरी शैक बिल्ट ऑफ ब्रिक एंड क्ले टाइल्स यानी मिट्टी के टाइल्स और जो कच्चे घर बनाने की जो सामग्री होती है उससे बना हुआ एक टेम्परेरी मीन्स अस्थाई घर था। हिज वाइफ शांता देवी, उनकी पत्नी जो थी उनका नाम था शांता देवी, वर्क्स एज ए पार्ट टाइम। वो एक मतलब घर के काम करने के अलावा जो समय उनके पास बचता था उसमें काम करती थी एज मेड इन ए फ्यू हाउसेज यानी एक नौकरानी के रूप में कुछ घरों में। एंड मैनेजेस टू अर्न अनदर ₹800 और इससे उनको जो अर्निंग होती थी वो थी ₹800 की। दे मैनेज ए मेजर मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे, जिससे कि बहुत मुश्किल से ही दिन में 2 बार उनके लिए दाल चावल मैनेज कर पाना हो पाता था। बट देयर्स नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम, लेकिन कभी कभी ये सभी के लिए पर्याप्त नहीं होता था। हिज एल्डर सन वर्क्स एज ए हेल्पर इन अ टी शॉप, उनका जो बड़ा बेटा था वो एक टी शॉप में हेल्पर के रूप में काम करता था, टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम, जिससे कि वो अपनी फैमिली इनकम को एक अतिरिक्त आपूर्ति सप्लीमेंट प्रोवाइड कर सके। एंड अर्न्स अनदर ₹300 और उससे उस टी शॉप से उसे ₹300 मिलते थे। वाइल हिज 10 ईयर ओल्ड डॉटर टेक्स केयर ऑफ द यंगर सिबलिंग्स, जबकि उनकी छोटी जो बेटी थी वो 10 वर्ष की थी, वो अपने छोटे भाई बहनों की देख रेख करती थी। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, कोई भी बच्चा उनका स्कूल नहीं जाता था। दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मेडन क्लोथ्स ईच यानी प्रत्येक के पास 2-2 जोड़ी हाथ के बने हुए कपड़े थे। न्यू वंस आर ब्रॉड ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ्स बिकम अनबियरेबल, नए कपड़े उनके लिए तभी संभव होते थे जब पुराने कपड़े अनबियरेबल मीन्स पहनने की लायक नहीं रहते थे। शूज आर अ लग्जरी, जूते उनके लिए एक लग्जीरियस आइटम थे जो अफोर्डेबल नहीं थे उनके लिए। द यंगर किड्स आर अंडर नरिस्ड, उनके जो छोटे बच्चे थे वो कुपोषण का शिकार थे, उन्हें पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता था। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, अगर वो कभी बीमार हो जाते थे तो उन्हें मेडिकल केयर भी नहीं मिल पाती थी गरीबी के कारण। तो ये एक अर्बन केस था, एक रूरल केस। लखा सिंह बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज, लखा सिंह एक व्यक्ति थे, छोटे से गांव में रहते थे, नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश, मेरठ डिस्ट्रिक्ट के पास उत्तर प्रदेश राज्य में। हिज फैमिली डजंट ओन एनी लैंड, उनके परिवार के पास अपनी कोई भूमि नहीं थी। सो दे डू ऑड जॉब्स, इसलिए वो जो छोटे मोटे काम होते थे वो और लोगों के यहाँ किया करते थे। फॉर द बिग फार्मर्स, बड़े लोगों के या बड़े किसानों के यहाँ छोटे मोटे काम किया करते थे। वर्क इज इरेटिक एंड सो इज इनकम, यानी ये काम जो था ये रेगुलर नहीं था, इसलिए उनकी इनकम भी रेगुलर नहीं थी। एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर ए हार्ड डेज वर्क, यानी पूरा दिन अगर वो कड़ी मेहनत करते थे तो उन्हें ₹50 मुश्किल से मिलते थे। बट ऑफन इट्स इन काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम्स ऑफ व्हीट, लेकिन यानी दयालु होने के कारण जिनके यहाँ वो काम करते थे वे उन्हें कुछ किलोग्राम गेहूं यानी वीट दे देते थे और दाल और इवन वेजिटेबल्स फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू द डे। अगर सारे दिन वो उनके खेतों में काम करते थे तो उसके बदले वो उन्हें कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल और कुछ सब्जियां भी दे दिया करते थे। द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे, यानी 8 परिवार के सदस्यों के साथ जो उनका परिवार था उसके लिए ये जो व्यवस्था थी ये पर्याप्त नहीं होती थी। लखा लिव्स इन अ कच्चा हट, लखा सिंह जो थे वो एक कच्चे घर में रहते थे, एक कच्ची झोपड़ी में रहते थे ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, और ये जो उनका घर था ये गांव के बाहरी हिस्से में था। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर, उनके परिवार में जो उनकी पत्नी थी या जो महिला सदस्य थी वो चारा काटने का काम करती थी एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स, और खेतों में जाकर ईंधन योग्य लकड़ी जो थी उसको संग्रह करती थी, उनको बीनती थी। हिज फादर अ टीबी पेशेंट, उनके जो पिता थे वो टीबी के पेशेंट थे, टीबी बीमारी थी उनको। पास्ड अवे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी अवे 2 years एगो, 2 साल पहले। ड्यू टू लैक ऑफ मेडिटेशन, क्यों? क्योंकि लैक ऑफ मेडिकेशन के कारण यानी दवाई की कमी या चिकित्सा की सुविधा ना हो पाने के कारण, गरीबी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। हिज मदर नाउ सफर्स फ्रॉम द सेम डिजीज, उनकी माँ जो हैं उन्हें भी सेम
वही डिजीज़ है जो उनके पिता को थी, यानी टीबी। एंड लाइफ इज़ स्लोली एबिंग अवे, और उनकी जो लाइफ है वो धीरे-धीरे टीबी के साथ ही व्यतीत हो रही है। ऑल्दो द विलेज हैज़ अ प्राइमरी स्कूल, हालाँकि उनके गाँव में एक प्राइमरी स्कूल भी है। लखा नेवर वेंट देयर, लखा सिंह जो थे वो कभी भी स्कूल गए नहीं थे। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 इयर्स ओल्ड, उन्होंने काम करना तब शुरू किया था जब वो केवल 10 वर्ष के थे। न्यू क्लॉथ्स हैपन वंस इन अ फ्यू इयर्स, यानी कुछ वर्षों के बाद उन्हें एक जोड़ी नए कपड़े मिलते थे। इवन सोप एंड ऑयल आर अ लग्जरी फॉर द फैमिली, यानी यहाँ तक कि साबुन और तेल भी जो था वो उनके परिवार के लिए एक लग्जरी आइटम था। तो इन दोनों केसेस से हमें पता चलता है कि गरीबी जो है वो क्या होती है। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, यानी कि जो सोशल साइंटिस्ट हैं, जो हमारे समाज के जानकार हैं, जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं, उनकी नज़र में पॉवर्टी जो है वो क्या होती है। सिंस पॉवर्टी हैज़ मेनी फैक्ट्स, सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स, जो हमारे सामाजिक वैज्ञानिक हैं वे गरीबी को विविध प्रकार के संकेत उसके लिए देते हैं। यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज रिलेटेड टू लेवल ऑफ इनकम, यानी कि लेवल ऑफ इनकम जो है वो इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर फैमिली गरीब है या अमीर, एंड कंजप्शन, तथा लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन तय कर देता है कि पर्टिकुलर फैमिली अमीर है या गरीब। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स, लेकिन अब गरीबी को स्टडी करने के लिए कुछ सोशल इंडिकेटर्स के थ्रू जाना जा सकता है, लाइक इलिटरेसी लेवल, यानी कि उनमें साक्षरता का दर जो है उससे पता लगाया जा सकता है, क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग कौन होते हैं, इलिटरेट होते हैं। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण का शिकार होते हैं, उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता। उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, यानी कि जो स्वास्थ्य रक्षा होता है वो उन तक नहीं पहुंच पाता। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, रोजगार के अवसरों की कमी के कारण गरीब होते हैं। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उन तक सुरक्षित जो पेयजल है वो नहीं पहुंच पाता। एंड सैनिटेशन एक्सेट्रा, ये सभी बिंदु जो हैं ये तय करते हैं कि पर्टिकुलर फैमिली जो है ये अमीर हैं, गरीब हैं, कैसे हैं। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वर्नरेबिलिटी इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन, यानी गरीबी को अगर हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पर दो प्रकार के और भी कॉमन जो गरीबी के केसेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं एज सोशल एक्सक्लूजन, यानी कि समाज से एक्सक्लूजन मीन्स समाज से बहिष्कृत, और एक होता है वल्नरेबल जो कि समाज में एक थ्रेट के रूप में होता है। उस प्रकार का एक कम्युनिटी इंडिविजुअल जो है उसको भी हमें यहाँ पर स्टडी करना पड़ेगा। सोशल एक्सक्लूजन फर्स्ट टॉपिक है उसमें से। सोशल एक्सक्लूजन मीन्स जो समाज से बाहर होते हैं, जिन्हें हम अपने साथ, यानी उनसे सामाजिक संबंध नहीं बनाते, उनके साथ हम उठते बैठते नहीं, उनसे हम थोड़ा सा अलग रहते हैं, हम उनसे अलग रहने की भावना रखते हैं, हम उनको अपने साथ बहुत नॉर्मल फील नहीं कराते। वो लोग हमारी तरह जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनको एंजॉय नहीं कर पाते, सोशल एक्सक्लूडेड कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस अवधारणा के अनुसार पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल, यानी इस अवधारणा के अनुसार गरीबी का अगर हम अध्ययन करें तो पता चलता है कि गरीब लोगों के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं, अगर हम उनका अध्ययन करें तो ये भी सोशली एक्सक्लूडेड होते हैं, एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वलिटी, यानी कि ये सामाजिक समानता को एंजॉय नहीं कर पाते, जिसके कारण कि एक्सक्लूडेड फील करते हैं ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग्स, क्योंकि ना तो उनको बहुत बेहतर सराउंडिंग्स मिल पाती हैं और ना ही वे बहुत ही बेहतर लोग होते हैं। इसलिए सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ ए कॉज एज वेल एज ए कंसिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी इन द यूजुअल सेंस, यानी जो गरीबी है, ये जो सोशली एक्सक्लूडेड लोग होते हैं ये अधिकांशतः हमें
गरीब परिवारों से ही मिलते हैं, गरीब परिवार ही होते हैं। ब्रॉडली इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज। इसमें कोई इट इज़ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, इसमें निजी और व्यक्तिगत तौर पर भी कोई गरीब हो सकता है और कोई समूह भी हो सकता है जो कि एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज, यानी कि जो भी सुविधाएं समाज में सरकार के द्वारा जो प्रदान की गई हैं उनसे वंचित रह जाते हैं एक वर्ग विशेष के होने के कारण। बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट अदर्स एंजॉय, यानी वे बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज जो अन्य लोगों को मिलती हैं वो इन एक्सक्लूडेड जो कम्युनिटीज ग्रुप्स इंडिविजुअल्स होते हैं उनको नहीं मिल पाती हैं। ए टिपिकल एग्जाम्पल इज द वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम। एक बहुत ही टिपिकल एग्जाम्पल है भारत में कास्ट सिस्टम यानी कि जाति प्रथा। इन इंडिया विच पीपुल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट, यानी भारत में कुछ निश्चित जातियों के जो लोग होते हैं आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि वे एक्सक्लूडेड होते हैं फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी जो अपर कास्ट के लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं उनके इक्वली इनको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, इसलिए ये एक्सक्लूडेड फॉर्म में होते हैं। सोशल एक्सक्लूजन थस मे लीड टू बट कैन कॉज मोर डैमेज दैन हैविंग अ वेरी लो इनकम। दूसरा एक बड़ा कारण होता है कि इनको इनकी जो इनकम होती है वो बेहद ही कम होती है और सोशल एक्सक्लूजन के कारण इन्हें बड़ा नुकसान होता है जिसके कारण कि ये अपने आप को सोशली एक्सक्लूडेड फील करते हैं। दूसरा होता है वल्नरेबिलिटी। क्या होता है वल्नरेबिलिटी? वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज ए मेजर। वल्नरेबिलिटी जो है उसका एक मेजर है पॉवर्टी विच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज। इसमें भी क्या होता है कि जो कुछ निश्चित समुदाय होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। से मेंबर्स ऑफ ए बैकवर्ड कास्ट, एज पिछड़ी जातियों के लोग या पिछड़ी जातियों के जो सदस्य होते हैं इस वल्नरेबल ग्रुप में या वल्नरेबल सर्टेन कम्युनिटी से ही होते हैं। और इंडिविजुअल्स, कभी कभी कुछ इंडिविजुअल्स भी जो होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं, सच एज ए विडो, यानी एक विधवा महिला जो आर्थिक रूप से किसी न किसी पर डिपेंड होती है, और ए फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, एक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति जो होता है वो भी आर्थिक रूप से किसी न किसी पर डिपेंड होता है। ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स, यानी कि अब जो आने वाले वर्ष हैं उनमें क्या हुआ कि इन लोगों को भी गरीब की श्रेणी में या फिर इनको भी सोशली एक्सक्लूडेड या फिर वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया क्योंकि ये किसी ना किसी पर डिपेंडेंट होते हैं। तो वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय ऑप्शंस अवेलेबल। जो वल्नरेबिलिटी है उसका निर्धारण करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं टू डिफरेंट कम्युनिटीज फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ असेट, यानी कि वल्नरेबिलिटी जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंट कम्युनिटीज से कुछ अल्टरनेटिव्स जो हैं उनको फाइंड आउट किया गया। एज असेट, उनके पास संपत्ति नहीं होती, एजुकेशन, शिक्षित नहीं होते, हेल्थ, उनके पास स्वास्थ्य रक्षा की कोई प्रणाली नहीं होती, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, उनके पास काम के अवसर नहीं होते। फर्दर इट इज एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेटर रिस्क दीज ग्रुप्स फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, यानी कि दूसरा एक वल्नरेबल जो ग्रुप होता है वो एनालाइज किया गया यहाँ पर, जो कि ग्रेटर रिस्क जो है उससे सफ़र करते हैं। दीज ग्रुप फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, ये ग्रुप्स जो हैं वो नेचुरल डिजास्टर्स यानी प्राकृतिक आपदा के समय ये वंचित रह जाते हैं। एज अर्थक्वेक्स, सुनामी, टेररिज्म, यानी कि आपका आतंकवाद, सुनामी, भूकंप, ये कुछ ऐसे डिजास्टर्स हैं जिनसे ये पीड़ित होते हैं। एडिशनल एनालिसिस इज मेड ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दीज रिस्क, यानी कि यहाँ पर इकोनॉमिक एंड सोशल एनालिसिस जो है उसको एडिशनली जोड़ दिया गया है ताकि हमें उनकी स्थिति के बारे में पता चले, जिससे कि इन नेचुरल डिजास्टर्स से जो रिस्क होता है इनकी लाइफ को
उसको हैंडल करने के लिए इनकी एबिलिटी क्या होती है। इन फैक्ट वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड। यानी वर्नेबिलिटी जो है उसको अगर उसका डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो बहुत प्रोबेबिलिटी बनती है कि इसका जो प्रभाव होता है वो बहुत अधिक होता है देन अदर पीपल, यानी अन्य लोगों की अपेक्षा इन कैटेगराइज्ड लोगों पर। व्हेन बैड टाइम कम्स फॉर एवरीबडी, हालांकि जो खराब समय होता है वो अधिकांशतः लोगों के जीवन में आता है, वेदर अ फ्लड और एन अर्थक्वेक और सिंपली ए फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भी बहुत सारे जो वंचित वर्ग होते हैं वो बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं और कब उनको काम के अवसर नहीं मिलते जिससे कि वो अपने आप को स्टैब्लिश कर पाए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉवर्टी लाइन। Poverty line means गरीबी की रेखा. At the center of the discussion on poverty is usually the concept of the poverty line. A common method used to measure poverty is based on the income or consumption. यानी गरीबी की रेखा को या गरीबी को सेंटर मीन्स केंद्र में रखते हुए एक डिस्कशन करना है ऑन पॉवर्टी इज यूजुअली द कंसेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। क्योंकि हम गरीबी के अवधारणा पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गरीबी की रेखा के बारे में बात करते हैं। एक कॉमन मेथड, इसके लिए एक कॉमन मेथड है यूज टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजप्शन, यानी कि किसी परिवार की आय और उस आय का उपयोग जो है वो बताता है कि वो परिवार जो है वो गरीबी की रेखा के नीचे है या ऊपर। तो इस तरह से होता है। ए पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर, अगर एक व्यक्ति गरीब है, इफ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो, तो उसका इनकम और कंजप्शन लेवल जो है वो यानी काफ़ी गिरा हुआ होगा। ए मिनिमम लेवल, यानी एक मिनिमम लेवल तक गिरा हुआ होगा। नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स, क्योंकि वे अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने भी नहीं कर पाएंगे जो कि बहुत ज़रूरी होता है। व्हाट इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स इज़ डिफरेंट एंड डिफरेंट टाइम्स एंड इन डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि बहुत सारे देशों में अलग अलग, बहुत सारे देशों में डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट नेशंस में डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं जो कि गरीबी की रेखा को तय करने के लिए यहाँ पर यूज में आते हैं। देयरफॉर पॉवर्टी लाइन में वेरी विद टाइम एंड प्लेस, यानी कि गरीबी की जो रेखा है मे वेरी मीन्स अलग अलग होती है, विद टाइम एंड प्लेस स्थान पर। ईच कंट्री यूजेस एन इमेजिनरी लाइन, प्रत्येक देश जो है एक काल्पनिक रेखा का इस्तेमाल करता है गरीबी की रेखा को मेजरमेंट करने के लिए। दैट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जिससे कि उस पर्टिकुलर जो है वो कम्युनिटी का, ग्रुप का एप्रोप्रिएट एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है उसका पता चलता है। एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स, और यहाँ पर सामाजिक जो नियम है वो बहुत ही मिनिमम एक्सेप्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन नॉट हैविंग ए कार इन द यूनाइटेड स्टेट्स में बी कंसिडर्ड पुअर, यानी अमेरिका में अगर एक परिवार के पास कार नहीं है तो वो व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे माना जाता है। इन इंडिया ओनिंग ऑफ ए कार इज स्टिल कंसिडर्ड ए लग्जरी, जबकि भारत में स्थिति बिल्कुल विपरीत है या फिर एकदम कंट्रास्ट परिस्थिति देखने को मिलती है कि भारत में कार होना एक परिवार के पास एक लग्जरी कंसिडरेशन होता है। तो इस तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग परिस्थितियों में जो कंसिडरेशन होता है वो भी डिफरेंट होता है। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट